अपने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के सीरीज के दूसरे एपिसोड में कंप्यूटर के बनाने का आइडिया कहाँ से आया और फर्स्ट जनरेशन के सारे कंप्यूटर के नाम और उनके फीचर्स के बारे में जाना। तो अभी तक जिसने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर एक बार देख लेना। इस एपिसोड में हम सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को जानने की कोशिश करेंगे। वैक्यूम ट्यूब से बने कंप्यूटर का किस्सा तब समाप्त हो गया जब जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले एंड वाल्टर ब्रेटेन ने नया स्विचिंग डिवाइस बनाया जिसे ट्रांजिस्टर नाम दिया गया, जो बेल लेबोरेटरी में 1947 में बनके तैयार हुआ था। और इसी के साथ वैक्यूम ट्यूब से बने कंप्यूटर का भी किस्सा समाप्त हो गया और एक नई जनरेशन की शुरुआत हुई, क्योंकि अब कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर से बनने लगे थे। अब हम इनको देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस हो गया और ट्रांजिस्टर एक बढ़िया ऑप्शन बन गया। अब इन्हीं सब के बारे में हम एक बार चर्चा कर लेंगे। पहला जो रीजन है, ट्रांजिस्टर कांच के बजाय जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के बने होते थे, जिसके कारण वो हार्ड और उन्हें संभालना आसान होता था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि ट्रांजिस्टर ज्यादा रिलायबल होते थे एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि उसमें फिलामेंट जैसा कुछ नहीं होता था जो गर्म होकर जल सके। और तीसरा कारण था कि ट्रांजिस्टर 10 गुना ज्यादा फास्ट थे। ट्यूब्स की तुलना में ट्रांजिस्टर 10 गुना ज्यादा तेजी से स्विच कर सकते थे। इस वजह से ट्रांजिस्टर से बने स्विचिंग सर्किट्स ज्यादा फास्ट होते थे एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब से बने स्विचिंग सर्किट्स। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम एनर्जी लेते थे। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में 10वां हिस्सा एनर्जी लेते थे केवल। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटे होते थे। ट्रांजिस्टर बहुत ही कम खर्चे में बनके तैयार हो जाते थे। ये कम एनर्जी लेता था तो ऑब्वियस सी बात है इससे कम हीट निकलती थी। अभी तक हमने सेकंड जनरेशन के आने का कारण और वैक्यूम ट्यूब्स के जाने का कारण जाना। अब हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करेंगे। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का यूज करके बनाया जाता था। इस जनरेशन में कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी फास्ट और पावरफुल और लेस एक्सपेंसिव और छोटा था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में स्टोरेज सिस्टम में भी बदलाव हुआ। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर मैग्नेटिक पोर्ट्स के बने होते थे, जो फेराइड के छल्लों से बने होते थे, जिन्हें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया जा सकता था। उसके बाद रिसर्चर्स ने मिलकर मैग्नेटिक टेप्स को भी बनाया, जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए अच्छा मीडियम था। फिर इसके बाद एंट्री होती है मैग्नेटिक डिस्क की, और सेकेंड जनरेशन में सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स मुख्य रूप से यूज किए जाते थे। लेकिन यूजर प्रोग्राम और डेटा फीड करने के लिए पंच कार्ड्स का यूज कर रहे थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में भी यूज होता था। और सॉफ्टवेयर्स हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, कोलबॉल, एल्गोल, स्नोबॉल और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इमर्ज हो रहा था। क्योंकि सेकेंड जनरेशन के समय तक हाई लेवल लैंग्वेज आ चुका था तो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में अब प्रोग्रामिंग करना और भी आसान हो गया था। और दूसरी तरफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाने के कारण मल्टीपल जॉब्स एक साथ परफॉर्म होने लगे थे और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी बहुत कम होता था। और अब बात करें इसके यूजेस की, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर अब साइंटिफिक, बिजनेस और इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा बिकने लगा था। डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस जैसे पेरोल, मार्केटिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग वाले एप्लीकेशन भी बनने लगे थे। सेकेंड जनरेशन में एक नया प्रोफेसर प्रोग्रामर का उभर के सामने आया, जो आज भी बहुत ही पॉपुलर प्रोफेशन है और हाईएस्ट पेड जॉब है इंडिया में। हम आपको कब से बता रहे हैं प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर, प्रोग्राम। अभी अब तक आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामर समझ लो एक प्रकार से कंप्यूटर और ह्यूमन का एक मीडिएटर होता है, जो कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर को कुछ काम करने को देता है। और प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज होता है और उसे अगर हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो वो प्रोग्राम कहलाता है। और इसी के साथ यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस नाम का एक नया कोर्स भी लॉन्च हो गया। अभी तक हमने बात की जनरेशन 2 के कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई या कैसे जनरेशन 1 के कंप्यूटर से डिफरेंट था, इसके साथ कौन से नए टेक्नोलॉजी और प्रोफेशन आए। अब हम बात करेंगे जनरेशन 2 के कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में लगभग 10 गुना ज़्यादा फास्ट थे। या फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम एनर्जी लेते थे और बहुत ही कम हीट निकालते थे, लेकिन फिर भी एयर कंडीशन कमरे में ही इन्हें रखा जाता था। इसमें हार्डवेयर फेल्योर आने की संख्या कम थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले इसमें हार्डवेयर फेल्योर की आने की संख्या कम थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी फास्ट थी और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। लेकिन सेकेंड जनरेशन का समय 1955 से लेकर 1964 तक ही रहा, क्योंकि 1958 में जैक और
रॉबर्ट ने मिलकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जो आज तक यूज किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर लगे होते थे जो कि सिलिकॉन का बना होता था, और इससे वायर्ड कनेक्शन से बने स्विच डिवाइस रिप्लेस हो गए और अब इनके बजाय अब उसमें उन डिवाइसेस में आईसीज का यूज़ होने लगा। और आईसी इतना पॉपुलर हुआ कि इसे एक नए कैटेगरी के रूप में जाने जाने लगा। इसे अब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कहा जाने लगा, क्योंकि यह कम जगह में बहुत से कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर देता था और इसे चिप भी कहा जाता था। शुरुआत में आईसी में केवल 10 या 20 कंपोनेंट होते थे, जिसे एसएसआई या स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन भी कहा जाता था। बाद में आईसी में 100 से भी ज्यादा कंपोनेंट इंटीग्रेट होने लगे और उसे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहा जाने लगा। आईसी बहुत छोटे होते थे, कम खर्चे में बनते थे, मजबूत और रिलायबल होते थे, कम हीट निकलती थी एज कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर एंड वैक्यूम ट्यूब्स। थर्ड जनरेशन के सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो अब हाई लेवल लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था। फोर्ट्रॉन और कोलबोल उन दिनों बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी जो कि जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने 1966 और 1968 में स्टैंडर्डाइज कर दिया। तब इन्हें एएनएसआई फोर्ट्रॉन और एएनएसआई कोलबोल कहा जाने लगा। कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में कुछ नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हुए थे। उनमें से पास्कल और बेसिक्स ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नया वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम रिप्लेस हो गया? आइए इन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यूजर को अपने डेटा और प्रोग्राम को प्रिपेयर करना होता था और उन्हें कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए सबमिट करना होता था। कंप्यूटर सेंटर पर ऑपरेटर उन सारे जॉब्स को कलेक्ट करता था और सिमिलर जॉब्स को बैचेज में डिवाइड कर देता था और उन्हें कंप्यूटर में निर्धारित अंतराल पर फेड करता रहता था। इसके बाद यूजर कंप्यूटर सेंटर पर अपने कार्य का आउटपुट ले सकता था। क्योंकि ये बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन का काम होता था, खासकर प्रोग्रामर्स के लिए, क्योंकि उन्हें कई दिन लग जाते थे एक एरर को ढूंढने में। जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो जानते ही होंगे कि प्रोग्रामिंग में एरर ढूंढना कितना मुश्किल का काम होता। ऐसे में इतना इंतज़ार करना पड़ जाता था जिससे फ्रस्ट्रेशन लेवल और भी बढ़ जाता था। तब डाउरमाउथ कॉलेज के जॉन कैम्पनी एंड थॉमस वुड्स ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रखा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई यूजर कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते थे। सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही समझिए कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सभी यूजर के लिए सीपीयू एलोकेट करता था और उन्हें यह सीपीयू टाइम केवल एक लिमिटेड समय तक ही मिलता था। लेकिन सीपीयू इन सबको इतनी तेज़ी से करता था कि यूजर को पता ही नहीं लग पाता था। 1965 तक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक साथ बेचते थे। वे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए अलग अलग चार्ज नहीं करते थे। जैसे कि यदि यूजर के कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो कि सभी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर सपोर्ट करता है, जो उन्होंने खरीदा था, मतलब यूजर के हिसाब से सॉफ्टवेयर फ्री था। लेकिन ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं चला। मैन्युफैक्चरर अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग चार्ज करने लगे थे। इससे यूजर को सहायता मिली। अब केवल वे उन्हीं सॉफ्टवेयर पर पैसा लगाते थे जिनकी उन्हें जरूरत थी। इसी जनरेशन में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तब के कंप्यूटर यानी 1960 तक केवल ऐसे ही कंप्यूटर थे जिन्हें केवल बड़ी कंपनी अफोर्ड कर पाती थी। तब जाके इन्वेस्टर्स को ये गैप समझ में आई और उन्होंने अफोर्डेबल मिनी फ्रेम्स बनाने शुरू किए और डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 बनाया जो 1965 में बना था। यह कमरे के एक कोने में रखा जा सकता था। उसे हर समय अटेंशन की आवश्यकता भी नहीं होती थी। इसका कास्ट 1/4 था तब के कंप्यूटर्स के मुकाबले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, फिर मिलेंगे।